हाँ, मशहूर ज़माना हैदराबाद सक्खर मोटरवे जिसका एक बहुत बड़ा स्कैंडल हालिया दिनों में सामने आया। बिलाखिर आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उसका संगे बुनियाद रख दिया हैदराबाद सक्खर मोटरवे का, और ये दावा किया गया है कि ये अब 30 माह में मुकम्मल हो जाएगा। कोई 306 किलोमीटर का रास्ता है और तकरीबन कोई 307 अरब रुपए इस पर खर्च होंगे। स्कैंडल पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आज वज़ीर आला जब खुशामदीद कह रहे थे तो उसको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करार दे रहे थे। लेकिन पहले ज़रा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की सुने। मनसूबा जो एक तवील ताख़ीर का शिकार रहा, उसकी वजूहात में जाना ज़रूरी भी है, लेकिन ये मौका नहीं। तो आज ये मनसूबा सक्खर हैदराबाद मोटरवे M6 का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। ये मोटरवे का ये जो हिस्सा है, सेगमेंट सक्खर और हैदराबाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से इसको अचीव किया जा रहा है। ये 306 किलोमीटर है और 307 अरब रुपए की लागत से ये मुकम्मल होगा। वो लोग जो कराची से हैदराबाद से सक्खर, मुल्तान और मुल्तान से लाहौर, इस्लामाबाद जाते हैं, उन्हें इल्म होगा कि हैदराबाद के बाद क्या उन पर विपदा होती है जब वो, और फिर मुल्तान पर मोटरवे पे चढ़ते ही कितने पुरसुकून अंदाज में सफ़र हो सकता है। इसमें जैसे मैंने कहा कि ताख़ीर का सबब शहबाज शरीफ साहब भी नहीं बता रहे थे। बहरहाल हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि ये 40 माह तक ताख़ीर में रहा, और अब वो दावा तो कर रहे हैं कि 30 माह में। लेकिन मैंने कहा ना कि इस असबाब क्या हैं, स्कैंडल क्यों बने, ये भी तो इसका सबब है। लेकिन पहले हमारे शाह साहब की सुनिए। कराची से लेके पेशावर तक जो रोड बननी थी उसका एक लिंक हैदराबाद सक्खर मोटरवे कई सालों से चल रहा था। चीफ साहब ने बताया कि पिछले 4 साल 3.5 साल कुछ नहीं हुआ इस पे, और आज आप इस हिस्टोरिक मंसूबे की संगे बुनियाद ना सिर्फ यहाँ रख रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, बट इसके दूसरे सिरे पे जा रहे हैं। आज आप हमारे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये कहा कि मैं उसकी वजूह की और तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये जो हैदराबाद सक्खर मोटरवे का था, ये 40 माह की जो ताख़ीर से हुआ, इसका सबब क्या है और इससे कितनी लागत पड़ी। कहा जा रहा है कि कोई 306 किलोमीटर का है और इसमें 307 अरब रुपए कुछ जो नेशनल हाईवे और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से खर्च होगा। लेकिन ये भी तो बताया जाए कि ओरिजिनल ये कितने लागत का था, यानी जब 40 माह पहले डॉलर की कीमत जो होगी आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, और अब क्या जा रहा है, कम से कम 100 रुपये डॉलर का फ़र्क होगा। फिर हाल ही में एक बहुत बड़ा हैदराबाद सक्खर मोटरवे के हवाले से स्कैंडल आया कि 1 अरब 80 करोड़ रुपए सिंध बैंक से जो ड्रॉ किए गए नई सौदा बरान से, जी हाँ, बोरियों में भरकर ये रुपए जो है वो डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर मटियारी के पास गए, और उनका दावा था कि 850 की जो लिस्ट है उन लोगों के दरमियान ये तकसीम किए जाएंगे। लेकिन फिर जो एक ये ख़बर ब्रेक हुई और बाद में पता चला कि जनाब यानी इतनी बड़ी रकम सिंध बैंक के सदर के नाक के नीचे से निकल गई। यहाँ आजकल 50,000 रुपये में अकाउंट नहीं खुलता, और उनको इल्म नहीं था कि सईदाबाद ब्रांच में बोरियों में भर के डीसी के घर गया। डीसी साहब पकड़े गए, खुद उनके घर से 42 करोड़ रुपया निकला। जी हाँ, 42 करोड़ 50 लाख डीसी मटियारी के घर से निकला। जो मेन सिंध बैंक के अफसर थे वो मफरूर हो गए, और एक आध और भी पकड़ धकड़ हुई है। लेकिन 1 अरब 80 करोड़ का हैदराबाद सक्खर मोटरवे में घपला कोई मामूली इकरार नहीं। जैसे मैंने कहा, कुछ पकड़े गए, कुछ मफरूर हो गए, लेकिन हकीकी जो इसके पीछे किरदार थे वो आज़ाद घूम रहे हैं। मतलब मोहम्मद हुसैन खान साहब हैं जो इस स्टोरी को इब्तिदा से फॉलो के ख़ास तौर पर इस स्कैंडल के हवाले से भी उन्होंने इंकिशाफात कीजिए। जी खान साहब, तो ये जो स्कैंडल हम पिछले कई दिनों से सुन रहे थे, शायद सुर्खियाँ बन रही थी, इस पस नज़र में अगर आप ये देखें तो क्या वो प्रेशर हुआ इस
स्कैंडल ने मजबूर किया हमारी सिंध गवर्नमेंट को और हमारे वफाकी हुकूमत यानी प्राइम मिनिस्टर को कि वो इसका संगे बुनियाद रखें। जो ताख़ीर हुई उसकी वजूह नहीं बताई, अब दावा किया कर रहे हैं। जी खान साहब। शुक्रिया मुजाहिद बरेली साहब, आपने सही फरमाया कि ये प्रोजेक्ट जो है ताख़ीर का शिकार हुआ है। M6 मोटरवे जो कि हैदराबाद से सक्खर के दरमियान बनना है, और ये पाकिस्तान जो नेशनल मोटरवेज़ हैं जो पेशावर से शुरू हुआ था उसका आखिरी लिंक है जो हैदराबाद और सक्खर के दरमियान बनेगा। ये ताख़ीर इसकी जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आती है वो तो शायद इसकी बिडिंग के मामलात रहे हैं, जो 2014 में भी कुछ उसमें इश्यूज़ आ गए थे। फिर उसका जो सेकंड अटेम्प्ट था 2017 में, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे। ये चौथा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट गालिबन 2019 में हुआ है, लेकिन उसमें भी शायद सक्सेस नहीं हुई। फाइनली ये जो बिड अप हुई है जिसमें कंसोर्शियम बना है, जिसमें एक इटालियन कंपनी है और कुछ पाकिस्तान के लोग उनके साथ शामिल हैं फर्म्स के, वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और ये तकरीबन 2.5 साल के अरसे में प्रोजेक्ट बनेगा 307 अरब रुपए की लागत से, और ये तकरीबन 306 किलोमीटर लंबा मोटरवे है जो हैदराबाद से सक्खर बनेगा, और फिर यहाँ से ये M9 को इधर कनेक्ट करेगा कराची के साथ और दूसरी तरफ सक्खर के साथ उसको कनेक्ट करेगा। लेकिन खान साहब, ये जो इस मोटरवे के हवाले से जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल ब्रेक हुआ, आपने भी बड़ा उसको तफसील से रिपोर्ट किया कि कोई 1 अरब 80 करोड़ कहते थे, कुछ लोग कहते थे 2 अरब 15 करोड़ रुपए जो सिंध बैंक की एक ब्रांच से निकाले गए। इतनी बड़ी रकम जनाब, एक ब्रांच मैनेजर निकालता है, बोरियों में भरता है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, फिर वो डीसी के यहाँ पहुँचाता है, डीसी के साथ क्या करता है, फिर डीसी पकड़ा जाता है, डीसी के घर से पैसे बरामद होते हैं, कुछ मफरूर हो जाते हैं बैंक के लोग। लेकिन आपको भी इल्म है कि अगर इतनी बड़ी रकम 180 करोड़ या 215 करोड़ की अगर रकम हो तो ये कोई मामूली अफसरान, कोई ब्रांच मैनेजर, कोई छोटे अफसरान तक तो नहीं, इसमें बड़े मगरमच्छों का क्या हुआ खान साहब? ये कहानी तो वैसे भी पसमंदर में चली गई। ऐसा लगता है कि जी संगे बुनियाद रखा जाएगा कुछ, और दोनों ने, आपने देखा होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जी ताख़ीर के कुछ असबाब थे, चलें इसकी तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन इसका तो जिक्र कहीं नहीं आया खान साहब। नहीं, आपने ये तो बिल्कुल वजह फरमाया कि इसमें बहुत बेकायदगियों की जो माली मामला रहे उसमें कहानियाँ सामने आई हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई कहानी कोई गोल हो गई है, क्योंकि दोनों केसेस में यानी माफ़ कीजिएगा नौशेरा फरोज़ और मटियारी ज़िले में जो ये सारे मामला हुए माली बेज़ाब्तगियों के, उन दोनों केसेस के हवाले से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। हैदराबाद में जो मटियारी ज़िले के हवाले से जो 2 अरब 30 करोड़ रुपए का मामला था, उसमें केस भी लॉन्च हो गया है और वो प्रोसीडिंग्स के स्टेज पर आ चुका है। इसमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मटियारी के उस वक्त के ज़िले के जो डिप्टी कमिश्नर थे वो गिरफ्तार हैं, उस वक्त के जो सईदाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर थे वो गिरफ्तार है, एक सिंध बैंक के अमलदार हैं वो भी इसमें गिरफ्तार हैं और अब वो जेल कस्टडी में है। तो मेरा ख्याल है कि ट्रायल की स्टेज पर जो मटियारी वाला केस है वो तो जा चुका है। नौशेरों वाला केस जो है जिसमें तकरीबन कोई 3 अरब 61 करोड़ रुपए के हवाले से कुछ बातें हैं कि जो लैंड एक्विजिशन के मामलात में पैसे निकाले गए हैं, उस हवाले से FIA ने एक केस दाखिल किया है बेनज़ीराबाद डिवीज़न के अंदर। वहाँ पर एंटी करप्शन ने कोई केस अभी दाखिल नहीं किया। नौशेरा फरोज़ के हवाले से वहाँ पर सिर्फ गिरफ्तारियाँ जो हुई हैं वो सिंध बैंक के कुछ अमलदारों की हुई हैं, लेकिन उसमें कोई रेवेन्यू साइड से या कोई जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग हैं वो भी गिरफ्तार नहीं हो सके। वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर थे ताशफीन आलम खान, जिनका जो ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ग्रुप से था, वो मुल्क से फ़रार हो चुके हैं और उनके लिए बताया जाता है कि वो अज़रबैजान के अंदर हैं। उनके लिए सिंध गवर्नमेंट जो है रेड वारंट की इशुएंस के लिए अपनी जो भी मामला हैं उसको फाइनलाइज कर रही है, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी बताया था कि सिंध गवर्नमेंट इसके ऊपर इनिशिएटिव ले दिए ताकि उनको वापस लाया जाए ताकि वो केस के ट्रायल को फेस कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये कहानी शायद गोल नहीं हुई। ज़ाहिर है कि ट्रायल का स्टेज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों केसेज हैं, बहुत बड़ी रकम इन्वॉल्व है, सरकारी रकम इन्वॉल्व है जो NHA ने जमा कराई थी लैंड एक्विजिशन के हवाले से सिंध गवर्नमेंट के साथ, उसमें ये गबन सारा हुआ है। तो ये शायद अभी केसेस चलेंगे और उसके नतीजे में यकीनन इसमें कन्विक्शन भी होगी जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है। तो शायद कहानी मेरा ख्याल है कि अभी कहीं गोल नहीं हुई है। हाँ साहब, मैं आपसे इसरार तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं बस एहतराम ये कहूँगा, आप जो कह रहे हैं कहानी पस मंज़र में नहीं चली गई, वो कहानी भी तो पस मंज़र में चली गई जो एक बहुत बड़े यानी मुल्क के बड़े, बल्कि कहते हैं जी वो तो अब वर्ल्ड फेम जो है हाउसिंग के प्रोजेक्ट के पता नहीं आइकॉन पता नहीं क्या कहलाते हैं, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी
कि एक ज़मीन पर उन पे 460 अरब रुपया नैब ने कहा था कि उन्हें देना चाहिए। और ये 2 साल ये केस चला, पता नहीं कितने साल चला, सिर्फ 25 अरब रुपए दिए उन्होंने और वो पस मंज़र में चली गई है वो पूरी जो कहानी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कहानी तो वो तो 460 अरब रुपये पस मंज़र में चले गए, ये तो 180 करोड़ रुपए हैं, 1 अरब 80 करोड़ रुपए ये भी पस मंज़र में चले जाएंगे। और इस बात चले इसको भी छोड़ देते हैं। अब क्या हम ये दावा जो 3.5 साल का वो कह रहे हैं कि जी 3.5 साल को भूल जाएं, क्या 30 माह में मुकम्मल हो जाएगा खान साहब? ये सबसे अहम सवाल यही है कि पाए तकमील को पहुँचेगा या नहीं। मेरा ख्याल है कि जिस तेज़ी के साथ अभी इस पर दोबारा काम देखने में आया तो सबको उम्मीद तो यही है कि ये एक इम्पॉर्टेंट नेचर का जो प्रोजेक्ट है ये पाए तकमील को पहुँचेगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो मेरा ख्याल है कि लैंड एक्विजिशन का मामला ही है। उसमें शायद लैंड एक्विजिशन जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैंडल करती है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर लैंड एक्वायर करनी होती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ही काम होता है, और उसके हवाले से जो पैसों की अदायगी, रकम की अदायगी होती है मुताल्लिक़ एजेंसी जो लैंड एक्वायर कर रही होती है जिस प्रोजेक्ट के लिए उसने देनी होती है, तो वो पैसे तो तकरीबन 15 अरब से ज़ायद रुपए की जो रकम है वो NHA ने इसमें जमा करा दी सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, क्योंकि ज़िले को इस प्रोजेक्ट को M6 को 7 अजला में से गुजरना है, जिसमें तकरीबन 6 अजला ऐसे हैं जहाँ पे लैंड एक्वायर होनी है, और उसकी मद में मैंने आपको बताया कि पैसे आ चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो इन्होंने 2.5 साल का अरसा रखा है उसमें शायद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बन रहा है। इसमें पूरा जैसे पहले आपको बताया कि कंसोर्शियम में काम करेगा, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि ये अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ आज सखर में जब ग्राउंड ब्रेकिंग की तो ये फरमाया कि वो जी एक सरप्राइज विजिट भी कभी भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए। तो उम्मीद है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, और जैसा कि इन्होंने अपनी एक मुद्दत का तयन किया 2.5 साल का, उसमें ही तकमील को पहुंचेगा। लेकिन एक फिर गुजारिश करूंगी, जो लैंड एक्विजिशन का मामला है वो सिंध गवर्नमेंट ने हैंडल करना है, और इसमें जब लैंड हवाले हो जानी है NHA के, ज़ाहिर है कि ज़मीन के ऊपर ही इस प्रोजेक्ट को बनना है, तो उस लैंड एक्विजिशन के मामले को गवर्नमेंट ने एक्सपीडाइट करना होगा उस पूरे प्रोसेस को, क्योंकि उसकी पूरी सक्सेस का दारोमदार इस पूरी लैंड, फिलहाल तो लैंड एक्विजिशन। शुक्रिया। और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद हुसैन ख़ान हमें बहरहाल उनका कहना तो यही था कि वो ना वो कहानी पस मंज़र में जाएगी, और इस बात की भी उम्मीद कर रहे हैं कि बहरहाल ये मोटरवे एक कौमी इशू है, कौमी मसला है, करोड़ों लोगों की आमद रफ्त का मसला है, इसलिए उम्मीद तो करनी चाहिए कि ये मुकम्मल हो। और शरीफ ख़ानदान जिस पर या ख़ास तौर पर नून लीग क़यादत आजकल जश्न मना रही है कि डेली मेल की कहानी जो वापस ली गई है, जो माज़रत की गई है, इससे ये साबित हो गया कि शरीफ ख़ानदान पर आज तक कोई भी करप्शन का सिरे से केस जेन्युइन यानी जायज़ है ही नहीं। तमाम झूठे तमाम जाली मुकदमात हैं जिनकी उन्हें सज़ा भुगतनी पड़ रही है या जिसके अतवा से उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। आपने देखा डेली मेल, इमरान नियाजी और उसके हवारियों ने, शहजाद अकबर साहब और दूसरे लोग शामिल थे, एक हार्टलेस अप्रोच थी उनकी। ये नहीं सोचा उन्होंने कि इस तरह पाकिस्तान, इनकी तो बदनामी होगी शहबाज शरीफ की, शरीफ खानदान की, लेकिन पाकिस्तान की जो बदनामी उसमें पहना थी, उनको इल्म था उसका। उनका मकसद ये था कि हजारों नहीं लाखों पाउंड अपना शहबाज शरीफ के बच्चे ले गए और उसको फिर लॉन्डर किया। ये आर्टिकल का हिस्सा है, और फिर स्टोरी छापी गई। इतवार का दिन था और छुट्टी। बचा तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी बात को तस्लीम अगर कर लिया जाए कि डेली मेल की सारी स्टोरी झूठ पर मुबनी थी, तो इसका क्या किया जाए कि खुद डेली मेल के रिपोर्टर की ये, और जो पाकिस्तान के सबसे कसीरुल अशात अखबार होने के दावेदार ने इस खबर को वो के बैक पेज पे लगाया है, लेकिन खुद उनका ये कहना है कि डेली मेल माज़रत बरतानवी सहाफ़ी ने नून लीग के दावों को मुस्तरद कर दिया। और ये लंदन के रिपोर्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि बरतानी सहाफ़ी डेविड रोज़ ने डेली मेल की माज़रत से मुताल्लिक़ नून लीग के दावों को मुस्तरद कर दिया है,
और उनके मुताबिक जो ट्वीट्स बरतानवी सहाफ़ी कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि डेली मेल का माफ़ीनामा सिर्फ एक नुक्ते पर मुहित है। डेली मेल ने दीगर इल्ज़ामात के लिए माज़रत नहीं की है। ये बात मैंने इसलिए लफ्ज़ आपको पढ़ के सुना दी, हालांकि मैं ज़बानी भी कर सकता था कि ये जो दावा करके सुरखरू हो रहे हैं, लेकिन इसका भी यकीनन जवाब देना चाहिए। तो हमारे साथ बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ लंदन में मौजूद है। बैरिस्टर, ये बताइए, ये जो यहाँ तो बड़ा सेलिब्रेशन हो रही है नून लीग की क़यादत में, और कहते हैं देखा जी डेली मेल का ये जो झूठ है जिसने पाकिस्तान को बदनाम किया, शरीफ ख़ानदान को बदनाम किया, इमरान खान ने इस्तेमाल किया, ये सब गलत पर मुबनी है। क्या हकीकत है बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ इसकी? जी बेल साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमें चाहिए कि हम समझ लें और अपने आप को गुमराह करते जाएं। अब आपको पता है, हम ना के 1992 है ना 1999 है जिसमें हमें मीडिया मैनिपुलेट कर सकता है, हमारी जो राय को वो मैनिपुलेट किया जा सकता है, मिसगाइड हमें किया जा सकता है। अब 2023 शुरू हो रहा है और आपको पता है ये सोशल मीडिया का दौर है और हर किसी के एक्सेस में सारी इंफॉर्मेशन है। अब जिसकी वजह से आपको पता है ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया है वो कितना आउटडेटेड होता जा रहा है। अब कोई भी बच्चा जिसके पास छोटा सा डिजिटल फ़ोन है वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। अब जो शरीफ फैमिली साहब के जो करप्शन के तज़किरे हैं वो पनामा पेपर में पब्लिश हो चुके हैं। वो पिछले दिनों बड़ी एक वीडियो वायरल हुई थी, कैनेडियन यूनिवर्सिटी में एज इलस्ट्रेशन के तौर पर ये केस पढ़ाया गया है। उसके बाद आपको पता है कि इनके पास मनी ट्रेल का, लेकिन ये भी तो है ना बैरिस्टर के जो डेली मेल का रिपोर्टर जो डेविड है, जो उसका मौक़िफ़ आया है कि वो तो कहता है जी मैं अपनी स्टोरी यानी सिर्फ एक नुक्ते पर जो है, वरना तो मैं तो बाकी स्टोरी दुरुस्त है। लेकिन ये क्या वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया जो है सिर्फ हाईलाइट इस बात को कर रहा है कि जनाब बड़ा देखिए कितना बड़ा जुल्म हो गया, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा इमरान खान ने करवा दिया। ज़ीशान मियाँ, 8 दिसंबर को जो डेली मेल की जो न्यूज़ उन्होंने छोटा सा क्लिप पब्लिश किया ऑनलाइन मीडिया में और पब्लिश प्रिंट में, वो ये कि हमने 14 जुलाई 2019 को एक आर्टिकल और न्यूज़ पब्लिश की थी जिसमें हमने लिखा था कि पंजाब गवर्नमेंट को जो DFID की जो एड मिली थी उसको चोरी किया गया है। वर्ड स्टील फंड्स फिर भी उन्होंने यूज़ किया और हमने ये भी लिखा था कि इस पे नैब जो पाकिस्तान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब हम 8 दिसंबर 2022 को ये अपोलोजाइज करते हैं और ये क्लैरिफाई करते हैं कि इस पे पाकिस्तान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने, नैब ने इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया। जो ये पार्ट है हमारी न्यूज़ का ये गलत था। अब हम इस पे अपोलोजाइज करते हैं और इसको रिमूव करते हैं। लेकिन इसको ये जो भले डेली मेल के रिपोर्ट के एक नुक्ते में ये क्लियर किया गया हो, लेकिन परसेप्शन तो यही आया। तो क्या हम ये समझें कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हों, फ्लैट के केसेस हों या पनामा लीक्स में जो कुछ आया हो, सब गलत पर मुबनी है या फिर कतरी ख़त हो? बैरिस्टर जी बिल्कुल साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब 8 दिसंबर को डेली मेल ने ये अपोलोजाइज किया कि उनसे एरर हुआ है कि नैब ने कभी भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया, इसलिए वो इस एरर पे माफ़ी मांगते हैं। और तो इसका मतलब सिंपल ये था कि जितने भी बाकी कंटेंट्स ऑफ न्यूज़ है वो उस पर स्टैंड करते हैं। अगर मियाँ साहब का अच्छा डिफेंस था तो इनको फाइट करना चाहिए था, ना कि सेटल करना चाहिए था और कंपनसेशन लेनी चाहिए। उनको अच्छी खासी कम अज़ कम 2-3 अरब रुपये की कंपनसेशन मिल सकती थी यूके लॉ के मुताबिक, लेकिन उन्होंने सेटल करना प्रेफर किया। और 9 दिसंबर को जैसे आप बता रहे हैं, डेविड रोज ने बिल्कुल अपने ट्वीट्स किए और उसने कहा जी जो पाकिस्तान मीडिया में ये गुमराह किया जा रहा है और यहाँ एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि यहाँ पे इनको अदालत से रिलीफ मिला है या ये केस जीत चुके हैं या ये साबित हुआ कि डेली मेल की न्यूज़ गलत थी। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं जो कि सेटलमेंट की कंडीशन है इसके मुताबिक मैं पूरी बात तो नहीं बता सकता हमने किस बेस पे सेटल किया।
है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि इनको कोई रिलीफ मिला। हमने सिर्फ नैब वाले बैठा जिशन मियाँ से मैंने इसलिए सवाल किया कि बहरहाल तस्वीर का दूसरा रुख भी हमारे पॉपुलर और शरीफ ख़ानदान की शख्सियत, उनकी क़यादत, उनकी एक ख़ास किस्म की कशिश से मलगूब होकर जो एक यक रुख दिखाया जा रहा है, उसको दूसरा रुख भी दिखाया जाए। और एक और बहुत बड़ा स्कैंडल सामने, स्कैंडल तो नहीं कह सकता, लेकिन एक ऐसे वक्त में जबकि हमारी मईशत डामाडोल है और इस वक्त हम जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, उसमें सोयाबीन का आप देखें जी, जो जहाज़ हैं वो कुछ समंदर में खड़े हैं, शायद मुश्किल से 2 को क्लियरेंस हुआ है और अरबों रुपए का जो है नुकसान हो रहा है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता है। अभी ब्रेक से पहले मैं तो एक और आपको जो एक बहुत बड़ा मोटरवे का स्कैंडल, उसमें जो आपने देखा कि उसका केस का जिक्र कर ही रहा था, लेकिन एक और सोयाबीन के हवाले से एक, उसको मैं स्कैंडल नहीं कहूँगा लेकिन नेग्लिजेंस कहूँगा कि हमारी 2 वजारतों के सबब हमारे पोल्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली इंडस्ट्री को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। आमतौर पर एहतसाब और अदलिया के इदारों से लोगों को ये शिकायत होती है कि जल्द और फौरी इंसाफ नहीं देते। मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि तकरीबन 53,000 केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। वो 1,000 कोई 1,500 अगर केसेस का फैसला भी दे देते हैं तो पता चलता है कि 1,500 और केसेस आ गए। लेकिन वफाकी मुतसिब के इदारे पर भी एक ज़माने में ये क्रिटिसिज्म होता था कि वो उनके पास फाइलों की फाइलें पड़ी रहती हैं। लेकिन ये जो मैं आपको जैसे कह रहा था कि सोयाबीन के जो कार्गो, जो इनमें से 2 क्लियर हुए, 7 रास्ते में हैं, और उसमें यानी उनके ताख़ीर से आने के सबब वो जो दामाद कुनगान को कोई तकरीबन $3,60,000 रोज़ाना का जुर्माना भी पड़ रहा है। तफसील से गुफ्तगू करेंगे अलमास गोवन साहब से, मुशीर वफाकी टैक्स मोहतसिब हैं। शुक्रिया अलमास साहब। एक तो मैंने कहा ना कि आम तौर पर इंसाफ और एहतसाब के इदारों से लोगों को ये शिकायत रहती है कि बड़े ताख़ीर में फैसले करते हैं, लेकिन मैं आपकी रिपोर्ट के फैसले देख रहा था कि अब तो आप लोग यानी वो जो कहीं बरसों पड़े रहते थे केसेस, महीने यानी 30-35 दिन में भी हल कर देते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैं आपसे ज़रा मालूम करना चाहूँगा कि इससे पहले कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल बने, क्यों ये जो वजारत माहौलियात और फूड सिक्योरिटी इसमें ताख़ीर कर रही है और कुछ उनके अफसरान। जी अलमा साहब। सबसे पहले तो मुजाहिद भाई, आपने जो बात की ये बड़ी ज़बरदस्त और रेलेवेंट है कि हमारे यहाँ पे इंसाफ का बहुत बड़ा डायलेमा ये है कि बहुत मुद्दत लग जाती है। वो दादा और पोते वाली बात अक्सर कही जाती है। फेडरल टैक्स एम्बोर्ड्समैन में जब से डॉक्टर आसिफ महमूद जा बीइंग फेडरल टैक्स एम्बोर्ड्समैन उन्होंने चार्ज संभाला, तो एक काम बड़ा ज़बरदस्त हुआ कि हमारे जो फैसले हैं एडजुडिकेशन से लेके फैसले तक का टाइम जो है ऑन एवरेज 38 डेज पे आ गया है। हमारा स्टिपुलेटेड टाइम तो 60 दिन है, लेकिन माजी में उससे भी बहुत ऊपर जाता था। वजह क्या है? वजह यह है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब किसी जगह पे भी होगा तो इस तरह के मामलात होंगे। हमारे वफाकी टैक्स मोहतसिब का अपना 30 साल का टैक्स का तजर्बा और हमारे हर एडवाइज़र का 30 से 35 साल का तजर्बा जो है, दिस रियली हेल्प्स कि हम मामले की तह तक फ़ौरन पहुंचते हैं। फिर हमने जो कन्वेंशनल तरीक़ाकार है और रवायती सोच है उससे हट के अब हम ये करते ये हैं कि हम बजाय इसके कि एक लंबी कार्रवाई हम दिनों में फैसले देना शुरू हो गए और इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें पिछले 1 साल में 1000 केसेस जो हैं वो 1-2 दिन में हमने रिजॉल्व किए। नाउ कमिंग टू दिस इशू, ये सोयाबीन का इशू जो है ये बहुत बड़ा नेशनल क्राइसिस के तौर पे इमर्ज हुआ। हम भी देख रहे थे, अखबारों और टीवी में रोजाना देख रहे थे कि सोयाबीन की मील अवेलेबल ना होने की वजह से जो फीड चाहिए चिकन, पोल्ट्री इंडस्ट्री में चिकन के लिए, इफ दैट इज नॉट अवेलेबल तो अल्टीमेटली क्राइसिस तो क्रिएट होगा।
जब नई पोल्ट्री प्रोडक्शन नहीं होगी, वो अंडे हों या चिकन हो, तो उसकी प्राइस हाइक होगी। आप सब ने देखा होगा, चूंकि हम सब लोग इससे डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। अंडे की कीमत बहुत ऊपर चली गई, चिकन की कीमत ऊपर चली गई, अवेलेबिलिटी कम हो गई। लेकिन अल्टीमेटली जो इंपोर्टर्स थे सोयाबीन के, वो हमारे पास कंप्लेंट लेके आए कि कस्टम इंटेलिजेंस के कहने पे डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन जो है, उन्होंने हमारी ये कंसाइनमेंट रोक ली। और कंसाइनमेंट भी कोई 1, 2, 3 कंटेनर नहीं, ये 9 शिप हैं, जिसमें से 2 ऑफलोड हो चुके हैं, कोई 2 जो है वो पोर्ट पे है, बाकी रास्ते में है। तो फिर हमने इसका कॉग्निजेंस लिया और 2 दिन के अंदर हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की। उसमें जो जितने स्टेक होल्डर्स थे उन सबको हमने बुलाया। बुलाने के बाद हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये तो बहुत बड़ा एक क्राइसिस जो है फॉर नो रीजन और राइम ये क्रिएट कर दिया गया। 2015 से सोयाबीन इसी पैटर्न के तहत आ रही है। जीएमओ एक सोयाबीन की एक ऐसी एक कमोडिटी है कि जिसको अगर सो किया जाए तो वो नुकसानदेह हो सकती है, लेकिन अगर सोयाबीन बीन आता है और उसे क्रश करके उसमें से ऑयल निकाला जाता है और उसका रेजिड्यूल जो बच जाता है वो पोल्ट्री फीड के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये कतई नुकसानदेह नहीं। अच्छा, ये प्रैक्टिस अमेरिका में भी है। अब जहां पे वायोलेशन हुई वो ये है कि एक APHIS एक डिपार्टमेंट है अमेरिका का, जिस तरह का डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन हमारे यहां पे है, उसी तरह वहां पे है। इन दोनों की एक ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, और हमारे यहां पे तो बड़ी सीरियस वायलेशन हर जगह पे नजर आई। जिस तरह रेकोडेक का आपने देखा और उसमें जितना नुकसान मुल्क को उठाना पड़ा। हमारे इदारे भूल जाते हैं कि हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस क्या है, उसको किस तरीके से पूरा करना है। वहां पे ये है कि आपने जब भी कोई इस तरह की इंपोर्ट रोकनी है तो प्लीज 90 दिन का टाइम दे। आप एकदम फ्रॉम नोवेयर उसको रोक नहीं सकते और ये नहीं कह सकते। लेकिन अलमा साहब अगर सॉरी टू साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से सब एक्सप्लेन ये किया है, लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है कि जो आपका इदारा जो है वो उसको सिर्फ सदर मुमलिकत को जवाब दे होता है आइनी और कानूनी तौर पर। तो ये वजारतें जो हैं इसमें, जैसे इसमें कम से कम 2 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, इनका क्या इंटरेस्ट है? मेरे ख्याल चंद बाबू लोग जो बैठे हुए ये जो रुकावट डालकर यानी इस इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और फिर इससे खासतौर पर जब अमेरिकन यानी उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस हाई प्रोफाइल लेवल पर, आप गौर कीजिए, उसके बावजूद ये डटे हुए हैं। अलमा साहब, आपने बिल्कुल बात ये सही कही कि हमारे यहाँ पे हर शख्स जो है और हर इदारा अपनी न्यूसेंस वैल्यू जो है वो क्रिएट करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन, ये 2 इदारे हैं, और फिर कस्टम्स। बेसिकली ये तीनों की इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो होता यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है उनकी तरफ से एक परमिशन दी जाती है, जिसका हमने अपने फैसले में ये मेंशन किया कि जो बायो सेफ्टी रूल्स हैं वो आपको परमिट करते हैं कि आप डिलिबरेट परमिशन 1 टाइम दे सकते हैं, तो आप दें। उनकी परमिशन पे फिर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन ने फर्दर परमिशन देनी होती है और कस्टम ने उसको अल्टीमेटली उसको रिलीज करना होता है। ये पाकिस्तान में इस तरह की रुकावटें, डिपार्टमेंट्स की हर्डल्स, ये एक ऐसा इशू है जो समहाउ द अदर चलता आ रहा है। हमने अपने ऑर्डर्स में ये भी कहा कि प्लीज इनको परमानेंट, इन्होंने जो रिक्वेस्ट दी हुई है कि हमें परमिट किया जाए और परमिट इशू किया जाए, कर क्यों नहीं देते? 2018 से एप्लीकेशन इनके पास पेंडिंग है, प्लीज उस पर भी जल्दी फैसले ले। सो हमने अपने फैसले में ये कहा कि 7 दिन के अंदर इन तमाम शिप्स को आप पर रिलीज करें और हमें रिपोर्ट करें। अब हमारे फैसला जो है, जो हमारी रिकमेंडेशन है, उसको किसी सुपीरियर कोर्ट विच मींस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आप इसकी रिप्रेजेंटेशन या अपील लेके जा सकते हैं। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कल एक सेमिनार में वफाकी टैक्स मोहसिब आसिफ जाज साहब मौजूद थे, उनको मुखातब करके उन्होंने कहा कि आपने इतना जबरदस्त फैसला दिया कि जिसमें पूरे पाकिस्तान की आवाम को आपने रिलीफ दिया। तो एपलेट फोरम से ऑलरेडी इसकी इंडोर्समेंट मौजूद है। अब तो स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि बगैर किसी बहाने के, एक्सक्यूज के, दे मस्ट परमिट के ये जो कंसाइनमेंट है ये निकले। और देखिए
क्योस और जो एक पूरे मुल्क के अंदर बेचैनी है वो हर रोज बढ़ती जा रही है। इंपोर्टर इनसिक्योर है, आम आवाम जो है अगर मैं एक और आपसे पूछ लूं कि इस वक्त हमारे एक डॉलर हमारे लिए बड़ा अहम है, और इसमें मैं देख रहा था कि $3,60,000 रोज, यानी एक तो वैसे ही डॉलर 2020 में तो ओपन मार्केट में, लेकिन लोग कहते हैं 250 और 260 पर है, तो इनको एहसास नहीं कि $3,60,000 रोजाना का जुर्माना, यानी ये क्राइम। यही तो हम जब 7 दिन का हमने टाइम दिया तो उसका मकसद ये था कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में इसको रिलीज करें, बिकॉज लोग रियलाइज नहीं कर रहे कि नेशनल एक्सचेकर कितने बड़े पैमाने पे ब्लीड हो रहे हैं। आपने बाय द एंड ऑफ द डे ये तमाम शिपिंग लाइंस को आपने ये पे करना है, और अगर आप नहीं करेंगे तो प्लीज आप ये याद रखें कि शिपिंग लाइंस जो हैं वो सब की सब एक दूसरे के साथ कनेक्टिंग है, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस है। बाय द एंड ऑफ द डे वो पाकिस्तान को एक डिफरेंट नजर से देखना शुरू कर देंगी। हम अपने जाती इंटरेस्ट, छोटे छोटे मामलात की वजह से मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को भूल जाते हैं, और जब वफाकी टैक्स मोहतसब डॉक्टर आसिफ जाह ने ये फैसला दिया तो 7 दिन का मकसद ये था कि हर रोज ये जो डॉलर्स ब्लीड हो रहे हैं ये सिलसिला जो है ये रोका जाए। ओके अलमा साहब शुक्रिया। और मैं यकीनन आपने जो मैं कहता हूँ, वैसे तो कहा यह जाता है कौन सुनता है फ़ुआन दुर्वेश, लेकिन आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, एक बड़े अहम मोतबर मुतसिब के इदारे से वाबस्ता हैं। आपकी आवाज़ और हमारी अपील भी कि कौम को इस वक्त पहले ही डॉलर ही नहीं मईशत के हवाले से एक बड़ा बहरान का सामना है। न जाने क्यों कौन चंद इन 2 वजारतों के बाबू या इन इदारों के बाबू इस कौमी कॉज को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जैसे पहले ही कहा है, पोल्ट्री या अंडे हमारी ज़रूरत में शामिल हैं, उससे कितने ज़्यादा मसाइल अगर मज़ीद इसको जारी रखा क्राइसिस तो हमें होगा। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।